सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी का पहला टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी, जिसे हिंदी में भाषा अधिगम और अर्जन कहा जा रहा है, इसको डिस्कस किया जा रहा है। इससे रिलेटेड 6 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरी ज़बान की हुसूलियाबी उस ज़बान से मुतासिर होती है जिसे आमुज़गार पहले से ही जानता है, यानी सेकेंड लैंग्वेज की जो एक्विजिशन है, दूसरी भाषा का जो अर्जन है, वो उस ज़बान से मुतासिर होती है, इफ़ेक्टेड होती है, या हम कह सकते हैं प्रभावित होती है, जिसे आमुज़गार पहले से जानता है। यानी कि अगर हमारी पहली ज़बान उर्दू है और हम हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी सीखने में हमारी जो उर्दू है यानी पहली ज़बान है, ये अगर असरअंदाज हो रही है, इफ़ेक्ट डाल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बैन ज़बानी कहेंगे, निज़ामी गलतियाँ कहेंगे, तबादले ज़बान यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र, भाषा स्थानांतरण कहेंगे, या फिर सौतियात यानी कि फोनेटिक्स कहेंगे। तो अगर दूसरी ज़बान की हुसूलियाबी में हमारी मादरी ज़बान या पहली ज़बान हेल्पफुल होती है और उसका असर दूसरी ज़बान सीखने में पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं तबादला ख्याल। जैसे आप साइकिल चलाना जानते हैं और आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, तो जो साइकिल चलाने की जो आपकी जानकारी है, आपका जो नॉलेज है, वो स्कूटर चलाने में अगर कारगर साबित हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप पहली ज़बान जानते हैं और वो पहली ज़बान की जानकारी आपको दूसरी ज़बान के सीखने में असरअंदाज होती है, तो इसको तबादला ज़बान यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहेंगे। अगला सवाल ये रहा कि दरअसल में से कौन सा तरीका मिसाल से उसूल की तरफ यानी कि एग्जाम्पल टू रूल कौन सा तरीका जाता है? ऑप्शन आपके सामने इस्तिक़राई तरीका, जिसको हम लोग आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड कहते हैं। दूसरा है इस्तिख़राजी तरीका, जिसको हम लोग निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड कहते हैं, या फिर आपका ए और बी दोनों, या फिर वाक़याती तरीका। तो दोस्तों, पहले एग्ज़ाम्पल और फिर उसी एग्ज़ाम्पल से आपको बना दिया जाए रूल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, इस्तिक़राई तरीका कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे आपके सामने मेज़ रखी है, कुर्सी रखी है, किताब रखी है, कलम रखी है, तो आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों ये क्या है? बच्चा बताएगा कलम है। ये क्या है? किताब है। ये क्या है? मेज़ है। ये क्या है? कुर्सी है। तो जब बच्चा ये मिसाल जान जाएगा, कोई जगह है, ये कौन सी जगह है? मऊ है, ठीक है, लखनऊ है, ठीक है। तो इस तरह से जब बच्चा किसी चीज़ को, किसी जगह के नाम को बताने लगेगा, तब आप उसको बताएंगे कि किसी शख्स जगह के नाम को ही इस्म कहते हैं। यानी कि पहले आपने किताबें और कलम और स्टूल वगैरह और बेंच वगैरह का पहले एग्जाम्पल दिया, फिर उसी एग्जाम्पल से बता दिया कि बेटा यही नाउन होता है, यही इस्म होता है। तो ये जो तरीका है वो आपका इस्तिक़राई तरीका है। आया समझ में? चलिए, इस्तिख़राजी तरीका क्या होता है? पहले रूल बता दिया जाता है, जैसे बच्चों को बता दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जहाँ पे भी ये आए, बच्चे बिना कुछ समझे उसके बदले 1 लिख दें, तो ये जो तरीका है वो आपका इस्तिख़राजी तरीका है। ग्रामर पढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो आपका इस्तिक़राई तरीका ही है, यानी कि आपका इंडक्टिव मेथड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये कि तलबा को चिकनी मिट्टी से खेलने के मौके देने से किस तरह
हेल्पफुल होगा। अगर आप बच्चों को चिकनी मिट्टी दे रहे हैं और उससे खेलने के लिए कह रहे हैं तो इससे क्या हर की महारतों बिलखुसूस उंगलियों और अंगूठों की नशोनुमा होगी, या फिर बिला मकसद खेल को फ़रोग़ देना होगा, या फिर उन्हें खुश व खुर्रम रखने में मददगार होगा, या फिर परेशानियों को नज़रअंदाज करने में। तो चिकनी मिट्टी से अगर बच्चे खेलेंगे तो उनकी जो हरकी महारतें हैं, जो उनकी काइनेस्टिक जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, जैसे उंगलियां और अंगूठे की नशोनुमा होगी। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को मुअस्सिर तरीके से कम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम में मादरी ज़बान इंटरफेयर न करे तो इसको आप कैसे कम करेंगे। अक्सर मादरी ज़बान का इस्तेमाल करके अब मादरी ज़बान के इंटरफेरेंस को आप कम करना चाहते तो मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे, मादरी ज़बान से मिसालें देंगे। अब आप मुदाखलत को कम कर रहे हैं तो मादरी ज़बान से मिसालें क्यों देंगे। आप हदफ ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा आप मौका देंगे बातचीत करने का। अगर आप चाहते हैं कि जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को कम किया जाए तो वहाँ पे आप हदफ ज़बान में जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने का मौका देंगे। जैसे एक मेथड है ना डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, सीधे जो ज़बान पढ़ा रहे हैं उसी में हम बच्चों को समझाते हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड होता है। तो अगर डायरेक्ट मेथड आप पढ़ाना चाहते हैं डायरेक्ट मेथड से तो आप सीधे बच्चों को हदफ ज़बान में ही ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने का मौका देंगे। तो जब हदफ ज़बान में टारगेट लैंग्वेज में बातचीत का ज़्यादा मौका देंगे तो इस तरह से मादरी ज़बान की मुदाखलत को क्लासरूम में कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते। ज़बान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में डिफरेंस, भाषा अधिगम और अर्जन में फ़र्क। तो आमोजिश और हुसूल दोनों फितरी होते हैं, गलत बात है। आमोजिश तो आपका दानिस्ता तौर पर होता है, हुसूल फितरी तौर पर होता है, तो ये वाला गलत हो गया। आमोजिश और हुसूल दोनों दानिस्ता होते हैं, ये भी गलत हो गया। आमोजिश दानिस्ता होता है, सही बात है, और हुसूल फितरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि तामीर पसंदी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक आमोजगार क्या है। जो आपके संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं उनके मुताबिक एक आमोजगार, एक शिक्षार्थी, एक लर्नर कौन है। मालूमात को तामीर करने वाला, या फिर अपने उस्ताद की इत्तिबा करने वाला यानी टीचर्स को फॉलो करने वाला, या फिर मालूमात की दोबारा तख्लीक करने वाला यानी कि इंफॉर्मेशन को रिक्रिएट करने वाला, या मालूमात हासिल करने वाला। तो तामीर पसंदी नज़रिया में एक आमोजगार वो होता है जो मालूमात की तामीर करे, खुद से नॉलेज को जो क्रिएट करे, रिक्रिएट नहीं, खुद से नॉलेज को जो क्रिएट करे वो होता है तामीर पसंदी नज़रिया में एक एक्टिव लर्नर। तो यहाँ पे मालूमात को तामीर करने वाला तामीर पसंदी के मुताबिक आमोजगार होता है। तमाम बच्चे ज़बान सीखने की एक फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। ये जो कौल है किसका है, आपको याद होगा पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। ये जो कौल है किसका है, चौमस्की का है। तो ये सवाल भी चौमस्की से ही मुतल्लिक है। तमाम बच्चे ज़बान सीखने की एक फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं जो मुश्तमिल होती है आलमगीर तरीक़ेकार पर, आलमगीर लफ्ज़ियात पर, आलमगीर कवायद पर, या फिर आलमगीर सच्चाई पर। तो जैसा कि मैंने आपको चौमस्की की थ्योरी बताई थी उसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें ये था कि बच्चे के माइंड में ऑटोमेटिक फितरी तौर पर एक सॉफ्टवेयर की तरफ फिट होता है जिससे बच्चा गैर इरादतन यानी कि फितरी तौर पर ज़बान को सीखता रहता है। तो ये जो कंसेप्ट दिया कि बच्चे में एक फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं और वो फितरी सलाहियत किस पर मुश्तमिल होती है, तो आलमगीर कवायद पर, यूनिवर्सल ग्रामर पर बेस्ड होती है। यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट चौमस्की ने दिया। चौमस्की की थ्योरी
पिछली वीडियो में डिस्कस की गई है, आप उसको देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़बान की आमोजिश में गलतियां होती हैं। ज़बान की आमोजिश में, भाषा अधिगम में, लैंग्वेज लर्निंग में मिस्टेक्स क्या हैं? आमोजिश में माने हैं लर्निंग में रुकावट है? बिल्कुल नहीं। आमोजगारों में गलतियां दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा करती हैं? गलत बात है ये भी। आमोजगारों को मनफी तकवीयत रेसानी का सबब है, यानी कि जब बच्चे सीखने में गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे में निगेटिव फीडबैक मिलता है, ये भी गलत है। ज़बान की आमोजिश में गलतियां सीखने में मददगार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गलतियां हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। गलतियों से बच्चे सीखते हैं, इससे उनकी इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि जगती है। ठीक है, तो ज़बान की आमोजिश में गलतियां हमेशा मददगार होती हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये रहा कि तामीरी क्लासरूम में नज़म की तदरीस के दौरान उस्ताद को क्या करना चाहिए? एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, उसमें एक टीचर पोएम पढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन आप देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है तलबा से मतन में शामिल मुश्किल लफ्ज़ों के मानी याद करने के लिए कहे, या कवायद के उसूलों और उसकी अमली मश्क पर तवज्जो मरकूज़ करे, या तलबा से ग्रुप में तबादला ख्याल करने और नज़्म के बारे में अपनी राय देने के लिए कहे, या पहले ख़ुद मतन पढ़े और फिर तलबा से दोहराने के लिए कहे। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में पोएम पढ़ाने के लिए टीचर को चाहिए कि तलबा से ग्रुप में तबादला ख्याल करवाए, यानी कि ग्रुप में डिस्कशन करवाए और नज़्म के बारे में, उस पोएम के बारे में अपने व्यूज़, अपनी राय देने के लिए कहे। तो इस तरह से नज़म को पढ़ाना चाहिए तामीरी क्लासरूम में। सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा जा रहा है? कौन सा बयान सही है? 4 बयान यहाँ पे हैं, दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है? ज़बान जानने का मतलब उसके कवायद को जानना, क्या ये सही बात है? या फिर ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान में सीखने की सलाहियत है, या ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान को मुख्तलिफ़ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत है, या ज़बान जानने का मतलब उसके सारे अल्फाज जानना है? सिर्फ किसी लैंग्वेज का आप ग्रामर जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ज़बान को जानते हैं। मान लीजिए इंग्लिश में आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह जानते हैं तो क्या आप पूरी इंग्लिश जान गए? नहीं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ सीख लेते हैं तो क्या आप वो पूरी इंग्लिश जान गए? नहीं। ज़बान जानने का मतलब क्या आप वोकैबुलरी याद कर लें, उसके सारे अल्फाज याद कर लें तो क्या आप ज़बान जानते हैं? नहीं। ज़बान जानने का मतलब है उस ज़बान को, यानी इंग्लिश आप जान गए तो इंग्लिश को आप मुख्तलिफ़ सूरत हाल में विभिन्न परिस्थितियों में इस्तेमाल करने की आप अगर सलाहियत रखते हैं तब आप ज़बान जानते हैं। ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान को मुख्तलिफ़ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत है।